Good morning, students. Today we are going to start with the new topic of GST, that is time of supply. In GST, as we already know, that incidence of tax is the liability to pay tax arises. Incidence of tax means when the liability to pay tax arises. So incidence depends upon the time and then basically falls upon the assessee. So time of supply has its important role. For that, incidence of tax basically means the liability to pay tax arises. In other words, incidence of tax determines the time when the burden of tax falls on the assessee. So basically incidence of tax क्या बताता है कि टाइम बताता है कि जब बर्डन ऑफ टैक्स फॉल करेगा assessee के ऊपर. तो बर्डन कब फॉल करेगा? एट द टाइम ऑफ सप्लाई. तो incidence of tax under the GST is neither on manufacturing nor on providing of services. ना तो वो मैन्युफैक्चरिंग पे लगता है, ना ही सर्विसेज की सप्लाई पे लगता है, सर्विसेज पे लगता है, बट किसके ऊपर लगता है? इज ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ना तो मैन्युफैक्चरिंग पे ना सर्विसेज पे, किसके ऊपर? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लागू किया जाता है. देयरफॉर इट इज एसेंशियल टू डिटरमिन द टाइम व्हेन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैव बीन मेड. तो टाइम पता लगाना बहुत जरूरी होता है कि व्हेन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज मेड. So incidence of tax under GST arise on supply of goods and services. Hence it is necessary to determine the time of supply of goods or services. तो time of supply of goods और services का पता लगाना बहुत ही essential हो जाता है. तो time of supply की relevance GST में क्या है? First is to find what is time of supply. Time of supply क्या है? Then you find what is the due date to pay GST. तो ड्यू डेट क्या है? बेसिकली ड्यू डेट क्या मानी जाती है? बाय 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ. जब भी हम नेक्स्ट मंथ की 20th हो जाती है तब तो फॉर एग्जांपल कि सितंबर में कोई बिल सप्लाई किया, ड्यू इनवॉइस ड्यू हुई, तो उसकी सप्लाई कब होगी? अक्टूबर 20th तक, 20th अक्टूबर तक. इस तरह से टाइम ऑफ सप्लाई मेंशन की जाती है एंड उसकी ड्यू डेट बनती है. तो टाइम व्हेन लायबिलिटी टू पे टैक्स राइज, अगर तो सप्लाई ऑफ गुड्स है तो टाइम ऑफ सप्लाई जो डिटरमिन किया गया अंडर सेक्शन 12 CGST एक्ट के अंदर. अगर तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? जो डिटरमिन किया गया है सेक्शन 13 CGST एक्ट के अंदर. बेसिकली टाइम ऑफ सप्लाई के ऊपर ही असेसी लायबल होता है टैक्स पे करने के लिए GST के अंदर, कि जब वो सप्लाई ऑफ गुड्स उसको हो जाएंगी तभी वो GST पे करने के लिए लायबल होगा. ठीक है जी. तो सेक्शन 13 CGST और सेक्शन 12 में किस तरह से लायबिलिटी अराइज होती है वो देखते हैं. डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स. तो सेक्शन 12 CGST एक्ट 2017 में ये 4 मेथड्स हैं. इन सेक्शन 12(2) के अंदर इन केस ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज बेसिस. फॉरवर्ड चार्ज का मतलब क्या होता है जी? फॉरवर्ड चार्ज बेसिकली मीन्स, फॉरवर्ड चार्ज मीन्स द ओनर्स टू पे टैक्सेस ऑन द सप्लायर. मतलब किसके ऊपर बर्डन है? द ओनर्स टू पे टैक्स इज ऑन सप्लायर. सप्लायर के ऊपर टैक्स का बर्डन होता है जी सारा, उसने टैक्स पे करना है, उसे बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज बेसिस. दूसरा आता है जी इन सेक्शन 12(3) इन केस ऑफ गुड्स अंडर रिवर्स चार्ज बेसिस. अगर हम रिवर्स चार्ज बेसिस की बात करें तो रिवर्स चार्ज बेसिस का क्या मतलब है? कि ओनर्स टू पे द टैक्सेस ऑन द रिसिपिएंट ऑफ द गुड्स. तो उसे बोलते हैं रिवर्स चार्ज बेसिस. जब हमारा टैक्स का बर्डन किसके ऊपर है? रिसिपिएंट के ऊपर है, उसे बोलते हैं रिवर्स चार्ज बेसिस. तो गुड्स सप्लाइड थ्रू वोचर्स एंड फॉर रेजिडुअल केसेस नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 12(2), 3 एंड 4. जो केसेस इसमें कवर्ड नहीं होते वो किसके अंदर आ जाते हैं? सेक्शन 12(5) के अंदर आ जाते हैं. तो पहले इसे थोड़ा बहुत समझ लें. फॉरवर्ड चार्ज बेसिस की बात करें तो जब टैक्स का बर्डन किसके ऊपर है? सप्लायर के ऊपर है. ठीक है. तो टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी, क्या होगा टाइम ऑफ सप्लाई? द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर और द लास्ट डेट ऑन विच ही इज रिक्वायर्ड
टू इशू द इनवॉइस विद रिस्पेक्ट टू सप्लाई। तो टाइम ऑफ इशू ऑफ, जब उसने इनवॉइस इशू की है तब उसका जो टैक्स पे करने का टाइम होगा, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, जिस डेट को उसने इनवॉइस इशू की है, या डेट ऑन विच द सप्लायर रिसीव्स द पेमेंट विद रिस्पेक्ट टू द सप्लाई, या फिर वो डेट जिस टाइम पे सप्लायर ने कोई पेमेंट रिसीव की है। फॉर एग्जांपल जैसे अब तो इसके अंदर अमेंडमेंट आई है विद इफेक्ट फ्रॉम 15 नवंबर 2017, डेट ऑफ पेमेंट हैज बीन मेड इररेलेवेंट, नाउ जीएसटी विल बी पेबल ओनली ऑन द बेसिस ऑफ डेट ऑन इनवॉइस। पहले तो 2 केसेस थे, बट विद इफेक्ट फ्रॉम 15 नवंबर 2017 अब डेट ऑफ पेमेंट इररेलेवेंट हो गई है कि अब जीएसटी किसके बेसिस के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ डेट ऑफ इनवॉइस। बेसिस क्या बना दिए गए हैं, डेट ऑफ इनवॉइस। जब उसका इनवॉइस का बिल तैयार होगा किसी भी गुड्स का, तो उस इनवॉइस की डेट के ऊपर ही टैक्स पे किया जाएगा। तो जिस डेट को इनवॉइस सप्लायर को मिल जाएगी तो उस डेट को वो टैक्स पे करने के लिए अर्लीस्ट जो भी लायबल हो जाएगा। तो सिमिलरली इन रिवर्स चार्ज बेसिस, तो सबसे पहले बात करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज बेसिस। तो ये सेम बात दोबारा कर रहे हैं। फॉरवर्ड चार्ज बेसिस का मतलब मैंने समझा दिया, जिसके ऊपर ओनस किसके ऊपर है, सप्लायर के ऊपर है। और अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, जिन इनमें से दोनों जो पहले आ जाएं, या तो एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस या लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, जिस डेट को वो इशू कर सकता है इनवॉइस को, दोनों में से जो भी पहले आ जाए उस डेट को टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। एंड डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, अगर पेमेंट की रिसीविंग्स करनी है तो उसके लिए भी 2 डेट्स हैं, डेट व्हेन पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स या डेट व्हेन पेमेंट इज क्रेडिटेड टू द बैंक अकाउंट। तो बट आजकल अमेंडमेंट होने के बाद, जैसे कि मैंने बताया कि डेट ऑफ पेमेंट हैज़ बीन मेड इररेलेवेंट, नाउ जीएसटी विल बी पेबल ऑन द बेसिस ऑफ डेट ऑफ इनवॉइस। सिर्फ अब डेट ऑफ इनवॉइस के ऊपर ही पेमेंट की जाएगी कि जब रिकॉर्ड की या नहीं की। तो बेसिकली अमेंडमेंट के बाद अब सिर्फ डेट ऑफ इनवॉइस को ही सप्लाई की डेट, टाइम ऑफ सप्लाई माना जाता है। फर्दर बात करते हैं जी, एक्चुअल डेट व्हेन इनवॉइस इज इशूड। तो दिस इज द एक्चुअल डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस अंडर सेक्शन 31 कौन सी है जी, टाइम लिमिट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस हैज बीन डिफरेंशिएटेड अंडर 2 कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ सप्लाई, सप्लाई इन्वॉल्विंग मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड टाइम ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू ऑन एंड बिफोर रिमूवल ऑफ गुड्स। अगर तो मूवमेंट ऑफ गुड्स की बात कर रहे हैं, जब तक गुड्स आपके गोडाउन से निकल ना जाए, द टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ इनवॉइस इन केस ऑफ सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स वुड बी बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। तो आपका बिल कब इशू करना बनता है, जब भी आप गुड्स निकालने से पहले, अगर आप गुड्स सेंड कर रहे हो कहीं पर तो उससे पहले आपको इनवॉइस क्रिएट करनी पड़ेगी। अदर केसेस कैन देन द सप्लाई इन्वॉल्विंग मूवमेंट ऑफ गुड्स, द टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ इनवॉइस in other cases would be before or at the time of delivery of goods or when the goods are made available to the recipients। या तो जब डिलीवर कर रहे हैं गुड्स या जब रिसिपिएंट के पास गुड्स पहुंच गए हैं। इफ सप्लाई डजंट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, टाइम ऑफ सप्लाई इज ऑन एंड बिफोर डिलीवरी एंड व्हेन गुड्स आर मेड अवेलेबल। या तो जब मूवमेंट ऑफ गुड्स की बात है तो रिमूवल से पहले गुड्स के टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। जब मूवमेंट नहीं हो रही गुड्स की, ठीक है, तो जब एट द टाइम ऑफ डिलीवरी और व्हेन मेड अवेलेबल टू द रिसिपिएंट वो चीज़ मानी जाएगी। दूसरा आ जाता है जी टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कवर्ड अंडर रिवर्स चार्ज। तो रिवर्स चार्ज बेसिकली मैंने बताया कि जब रिसिपिएंट के ऊपर बर्डन पड़ जाता है टैक्स का, उसे बोलते हैं रिवर्स चार्ज बेसिस। द डेट ऑन विच गुड्स आर रिसीव्ड और गुड्स आर एक्सेप्टेड, जब रिसिपिएंट उनको गुड्स को एक्सेप्ट कर लेता है तो टाइम ऑफ सप्लाई उसे माना जाएगा। या डेट ऑन विच पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द एंटिटीज ऑफ द रिसिपिएंट रिसीव द गुड्स, or date on which payment is debited from the entity to the recipient bank account, या 31st day from the issuance of the invoice by the supplier. If not possible to determine the value of supply as per 1, 2 and 3, then time of supply क्या होगा, date of entry of goods in the books of accounts of receipts। अगर ये तीनों केसेस से ना पता चले तो date of supply, time of supply क्या माना जाएगा, जिस डेट को गुड्स में उसकी एंट्री की गई बाय द रिसिपिएंट उसे टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। Further, supply of goods through vouchers, section 12(4) of CGST Act, as commonly understood, vouchers क्या चीज़ होते हैं, are the instruments that are exchanged as a payment for goods or services for the designated value। vouchers क्या है, जो
पेमेंट देने के बदले सपोज एक वाउचर पे लिख के देते हैं कि हाँ जी ये चीज़ आपकी हुई। बेसिकली वाउचर्स दो तरह के होते हैं। इन मैनी केसेस वाउचर्स आर इशूड फॉर एंटाइटलिंग द रिसिपिएंट टू प्रोक्योर द पर्टिकुलर गुड्स, मतलब उसको एंटाइटलमेंट दे देते हैं कि अब वो उसको गुड्स को संभाल सकता है एज लॉन्ग एज द प्रोडक्ट वुड which can be purchased is identifiable with the voucher. The time of supply will be the issuance of voucher. Like in the case of voucher for purchasing ready-made garments, the voucher is identified with the goods. And there are many companies which issues vouchers which can be encashed at the various establishments. काफ़ी सारी कंपनीज ऐसे वाउचर्स बनाती हैं जो इनकैश किए जा सकते हैं। लाइक द टाइम ऑफ सप्लाई इज द डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर, जिस टाइम पे वाउचर रिडीम करेंगे तो उसे टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे। दैट इज व्हेन द प्रोडक्ट इज परचेज बाय द होल्डर ऑफ द वाउचर, जब जो वाउचर का होल्डर होगा तो पहले कोई वाउचर बनाया था कि हाँ जी आप इस डेट को मेरे पास आके गुड्स ले लेना, तो उसे टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। एज पर सेक्शन 212(4) द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर एक्सचेंजेबल फॉर गुड्स इज द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ द वाउचर इफ द सप्लाई दैट इट कवर्स इज आइडेंटिफाइबल एट दैट पॉइंट और द डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ द वाउचर इन अदर केसेस। तो ये डेट ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। तो डेट ऑफ रिसिप्ट जैसे हमने पुराने केसेस में कर ही लिया है। लास्ट में आए थे रेजिडुअल केसेस। रेजिडुअल केसेस की बात करें तो रेजिडुअल केसेस में इफ़ द सिचुएशन इज़ नॉट कवर्ड बाय एनी ऑफ द प्रोविजंस जो हमने पहले पढ़ी हैं 12(2) to 12(4), द टाइम ऑफ सप्लाई इज फिक्स्ड अंडर सब सेक्शन 5 ऑफ द सेक्शन 12 इन फॉलोइंग मैनर। तो ड्यू डेट क्या मानी जाएगी टाइम ऑफ सप्लाई की? द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ द पीरियोडिकल रिटर्न, जिस डेट को वो रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो ड्यू डेट मानी जाएगी। इन अदर केसेस डेट ऑन विच GST इज पेड, जिस डेट को वो GST पे कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस एग्जाम्पल से समझें कि एक सप्लायर है, ठीक है जी, सप्लायर इनवॉइसेस गुड्स टैक्सेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। रिवर्स चार्ज बेसिस पे इनवॉइसेस है टू किसको दे रहे हैं जी? रमेश एंड कंपनी। 30 days from the date of issuance of invoice, lapses on 3 June, lapses on June 3, ख़त्म कब हो रही है? June 3 को। तो डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स क्या है? मई 12, ठीक है जी, 12 मई मान के चल रहे हैं। ये कल सप्लाई की थी जब इसने मई 4 को, ठीक है जी। रमेश एंड कंपनी को गुड्स कब मिले? मई 12 को। और रमेश एंड कंपनी मेक्स द पेमेंट ऑन, पेमेंट कब की इसने? मई 30 को। ये चीज़ें हमें मेंशन्ड है। तो डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स क्या मानी जाएंगी? मई 12, जिस डेट को रमेश एंड कंपनी को गुड्स मिले। डेट ऑफ पेमेंट कब है जी? 30 मई। डेट फॉलोइंग 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस। इनवॉइस कब इशू की थी? मई 4 को। तो 30 डेज बाद कितनी होगी? जून 3। Hence date following 30 days of the invoices June 3। तो अर्लीस्ट डेट क्या है जी? मई 12 है डेट ऑफ रिसिप्ट, और डेट ऑफ इनवॉइस की तो टाइम ऑफ सप्लाई मई 12 मानी जाएगी। तो अर्लीस्ट ऑफ द टू देखा जाएगा कि डेट ऑफ इनवॉइस कब इशू हुई? June 3। और डेट ऑफ रिसिप्ट क्या हुई? जब उसने इनवॉइस बनाई तो जब उनको रिसीव हुई मई 12। तो 30 डेज तो बनते थे June 3 को, बट उससे रिसीव कब कर लिए गुड्स? मई 12 को। तो डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? मई 12। दैट्स इट। तो ये टाइम ऑफ सप्लाई निकाला जाएगा। फर्दर समराइज करते हैं जी इनको, टाइम ऑफ सप्लाई को। फॉर एग्जांपल टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज बेसिस, द डेट ऑफ इशू या डेट ऑफ इशू ऑफ द टैक्स इनवॉइस अंडर सेक्शन 31,
डेट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ पेमेंट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू द सप्लायर, अब ये अमेंडमेंट हो चुकी है, अब सिर्फ डेट ऑफ इनवॉइस के ऊपर की जाती है। डेट ऑन विच पेमेंट इज क्रेडिटेड इन टू द बैंक अकाउंट ऑफ द सप्लायर, तो नाउ नॉट कंसिडर्ड, तो जिस डेट को सप्लायर मतलब सीधा क्या है, डेट ऑफ इनवॉइस को ही टाइम ऑफ सप्लाई माना गया। पहले ये सब चीज़ें होती थी, आजकल क्या है, सिर्फ डेट ऑफ इनवॉइस ही इम्पोर्टेंट है। जिस डेट को इनवॉइस क्रिएट की या फिर जिस डेट को रिसीव की, विच एवर उसके 30 डेज के अंदर अंदर, विच एवर इज अर्लियर, जैसे अभी हमने किया। तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर रिवर्स चार्ज बेसिस, डेट ऑफ रिसिप्ट, डेट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ द पेमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ द गुड्स, द डेट ऑन विच पेमेंट इज डेबिटेड फ्रॉम द बैंक अकाउंट, 31st day of the supplier invoice, whichever is earlier. In the above events are unascertainable, the time of supply is the date of entry of the goods in the books of accounts. अगर तो ये चीज़ें ना पता चल सके तो टाइम ऑफ एंट्री ऑफ बुक्स के, जब भी हम गुड्स की एंट्री करते हैं तो उस डेट को टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। वाउचर्स के केस में डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर्स इफ द सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल एट द पॉइंट, या फिर जिस डेट को वाउचर्स रिडीम किए जा रहे हैं वो टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। तो रेजिडुअल केसेस में जैसे किया हमने, इफ ऑल द अबव डू नॉट वर्क इन द सिचुएशन, ड्यू डेट ऑफ द पीरियोडिकल रिटर्न, जिस डेट को रिटर्न फाइल कर रहे हैं या जिस डेट को टैक्स पे कर रहे हैं जीएसटी का, ठीक है जी, उस डेट को टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। इन एडिशन इन द वैल्यूज बाय द वे ऑफ इंटरेस्ट और लेट फी और पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट्स ऑफ द कंसिडरेशन ऑफ द गुड्स, द डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव सच एडिशन इन वैल्यू, तो जिस डेट को सप्लायर ने रिसीव किया तो एडिशन इन वैल्यूज, उस डेट को टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। तो टाइम ऑफ सप्लाई जैसे गुड्स का किया, सिमिलरली टाइम ऑफ सप्लाई को सेक्शन 13 में डिफाइन किया गया। इन केस ऑफ सर्विसेज अंडर फॉरवर्ड चार्ज बेसिस, रिवर्स चार्ज बेसिस, गुड्स सप्लाइड थ्रू वाउचर्स एंड रेजिडुअल केसेस अंडर 13, जो गुड्स का था वो सेक्शन 12 था, 12(2), 12(3), 12(4) एंड 12(5), और जो सर्विसेज का है वो 13(2), 13(3), 13(4) एंड 13(5) माना गया। तो टाइम ऑफ सप्लाई अंडर सर्विसेज क्या होगा, सिंपल लैंग्वेज में टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज एक्सेप्ट सर्विसेज मेंशन इन 13(3) and 4 shall be earliest of the following 3 dates under ABC. When invoice is issued, जब इनवॉइस इशू कर दी गई है वो टाइम ऑफ सप्लाई मानेगा। कंसीडर अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग 2 dates, डेट व्हेन इनवॉइस वाज इशूड एज पर द रूल ऑफ CGST एक्ट, या डेट व्हेन द पेमेंट वाज रिसीव्ड बाय द सप्लायर, दोनों में से जो भी पहले होगा उसको डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। दूसरा केस है व्हेन इनवॉइस इज नॉट इशूड विद इन प्रिस्क्राइब लिमिट, जब इनवॉइस नहीं इशू की गई टाइम लिमिट में, उस डेट में अर्लीस्ट ऑफ द 2 कौन से माने जाएंगे, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस या कंप्लीशन ऑफ सर्विस, जिस डेट को सर्विसेज कंप्लीट हो गई हैं उस डेट को टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा, या डेट व्हेन द पेमेंट इज रिसीव्ड बाय द सप्लायर। अगर इनका पता ना चल सके द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सर्विसेज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो ये क्या कह रहा है, एक्ट इज एप्लीकेबल व्हेन इनवॉइस इज नॉट इशूड बाय द सप्लायर आइदर विद इन द टाइम or at the expiry of the time, the payment is also not received by the supplier. In such case, date on which the recipient has shown the receipt of services in the books of accounts, उस डेट को टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा, जिस डेट को रिसिपिएंट ने अपने बुक्स में वो दिखाई गया एंट्री रिसीव करने की। फॉर द टाइम ऑफ सप्लाई ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, तो अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग ड्यू डेट व्हेन पेमेंट इज entered in the books of accounts of the recipient, या date when payment is debited in the bank account of the recipient, या दूसरा पार्ट क्या है, date following 60 days from the date of issuance of the invoice. If the time of supply is not determined, then जिस डेट को वो बुक्स में एंट्रीज करते हैं रिसिप्ट ऑफ सर्विसेज की, उस डेट को टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। सप्लाई ऑफ सर्विसेज थ्रू वाउचर्स की बात करते हैं, तो अंडर सेक्शन 13(4) उसके अंदर प्रोविजंस डिफाइंड है डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई की। तो उसके अंदर भी 2 केसेस है, द वाउचर्स इज आइडेंटिफाइबल विद अ पर्टिकुलर सप्लाई, द डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। अगर वाउचर्स नॉट आइडेंटिफाइबल नहीं है विद अ पर्टिकुलर सप्लाई, तो जिस डेट को वाउचर्स रिडीम किए गए उसे रिडम्प्ट एट द डेट ऑफ रिडम्पशन को टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। फर्दर रेजिडुअल केसेस के अंदर, इन केस व्हेन द पीरियोडिकल रिटर्न्स आर फाइल्ड, सेम है जी जैसे गुड्स के केस में है। इन अदर केसेस द डेट ऑन विच CGST, SGST और UTGST इज पेड, उस डेट को time of supply माना जाएगा। I hope you like the lecture. If you have any query, you can put it in the comment below. Thank you so much.